Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator पलक रखियानी. ऑलरेडी हम क्लास 10 बिहार बोर्ड इंग्लिश की शुरुआत कर ही चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 प्रोज 1 है हमारा द पेस फॉर लिविंग. इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा बुक के ही अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. वी विल कवर शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, मैच द कॉलम्स एंड मेनी मोर थिंग्स. तो अपने को वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, एकदम बेहतरीन एजुकेशन. और आगे बढ़ जाऊं उससे पहले बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी. इन्हीं सब जो आपको क्वालिटी 1 नंबर कंटेंट दिखता है उनको हमने डाल दिया है इन बुक्स में. फॉर इंस्टेंस आपको देखने को मिलेंगी थ्योरी बुक्स, MCQ बुक्स एंड मैनी मोर. तो इन बुक्स को कैसे ले सकते हैं? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है ना भाई, उसमें एक लिंक होगी. उस लिंक पे क्लिक करना तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. दे विल आस्क यू सम डिटेल्स कि आपको कौन सी बुक चाहिए, वो फिल करके सबमिट कीजिए. देन हमारी MB की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन क्विकली. ऑलराइट, सो दीज क्वेश्चन आंसर्स आर टोटली अकॉर्डिंग टू योर बुक. जो आपकी बुक में दिए हैं वैसे के वैसे हम फॉलो करेंगे. आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और कोशिश अपने को ये करनी है कि एज आई रीड द क्वेश्चन आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए. चाहे पलक मैम सुन नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं समझ जाऊंगी कि आप आंसर दे रहे हो. ऑलराइट, चलिए भाई. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले. तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली का पहला क्वेश्चन. Question 1 says, this is according to chapter 1. Again, so if anyone has missed the explanation, चिंता की बात नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है. तो सभी वीडियोस एकदम अरेंज्ड हैं, जाके देख लेना. चलो, Question 1. Where did the writer watch the play? Now, whenever you are reading English, हमें कोशिश करनी है पढ़ते ही क्वेश्चन समझ आ जाए. Read the question once, then read the question twice, and उसके बाद आप आंसर दोगे. तो क्वेश्चन कहता है Where did the writer watch the play? यानी जो राइटर थे वो एक प्ले देखने गए थे, नाटक. हमें याद है एक्सप्लेनेशन से. तो वो नाटक उन्होंने कहाँ देखा? आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दीज वर्ड्स. वेयर वर्ड होता है, वाई होता है, वेन होता है. कोशिश ये किया करो, देखो बहुत बेसिक वर्ड है ना. ये मत सोचो मैम क्या बात बता रहे हो आप. कभी कभी जब हम एग्जाम देते हैं तो इन वर्ड्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो मेक इट क्लियर इन योर माइंड. वेयर मतलब कहाँ. तो राइटर ने, राइटर कौन थे भाई? राइटर थे हचिंसन भाई, RC हचिंसन. मजेदार नाम होता है इनके बड़े, कोई बात नहीं है ना. तो वो राइटर थे, बहुत ही बेहतरीन राइटर उन्होंने लिखी है भाई. तो उन्होंने वो प्ले कहाँ पे देखा था? सो क्लियरली काफी टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी. वी नो दैट द राइटर वॉच द प्ले इन ड्यूबलिन. अब ड्यूबलिन क्या है भाई? ड्यूबलिन एक जगह का नाम है. ये है कैपिटल. किसका कैपिटल है? कैपिटल ऑफ आयरलैंड. अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जब राइटर ने प्ले देखा था तो इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर था वो एक आयरिश आदमी था. वो एक आयरिश आदमी था. जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, सो व्हाट विल वी बी कॉल्ड? हमें इंडियन कहेंगे. तो वैसे ही जो लोग आयरलैंड में रहते हैं उन्हें आयरिश कहा जाता है. सो ड्यूबलिन जो जगह है दैट इज बेसिकली The largest city and capital of Ireland. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए. बाकी अपने को ये आंसर याद रखना है एंड क्विकली से आंसर्स अपने नोट डाउन कर लेना. इफ यू गाइज ऐसा लग रहा है जल्दी जा रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले. यानी जो नाटक, जो प्ले देखने गया था राइटर, उसमें चीफ कैरेक्टर कौन था? चीफ बोल सकते हो या तो आप मेन कह सकते हो. बोलते हैं ना यार, कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का मेन हीरो क्या है? हम मूवी वैसे ही जानते हैं कि भाई शाहरुख खान की मूवी आ रही है या फिर रणबीर कपूर की मूवी आ रही है. सो हु वाज द, या फिर प्रियंका चोपड़ा, या कोई भी आप कह सकते हो ना मेन कैरेक्टर जो है. सो हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन दी प्ले. सो आई होप अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया. क्या है भाई? The chief character in the play was an aging corn merchant of a small Irish country town. कौन था? His chief character in the play was an aging corn merchant. Aging यानी बूढ़ा, old. Aging यानी भाई उसकी उम्र हो चुकी है.
उम्र हो रही है, ऐसा। ओल्ड कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न यानी मक्का जो होता है, मक्के का व्यापारी जिसे हम कह सकते हैं। मक्का पता है ना, कॉर्न, कॉर्न को मक्का कहते हैं, है ना। पहले मैंने चैप्टर में सब एक्सप्लेन किया है, तो अच्छे से समझना एंड कोशिश करो कि whenever you read English आपको वो वर्ड्स बिल्कुल समझ आए, है ना बेटा। मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। सो कॉर्न मर्चेंट ऑफ अ स्मॉल आयरिश टाउन, कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री, एक छोटी सी जगह के व्यापारी था ये भाई, ठीक है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर, क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, coming to question number 3. Question number 3 says, does the writer dislike rapid movement in every field? Question क्या कहना चाहता है समझो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है चैप्टर पूरा समझ आ जाता है, याद भी रहता है, लेकिन व्हेन दे रीड द क्वेश्चन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इंग्लिश की ये बात समझो, अपन को रटना नहीं है, दिस इज जस्ट स्टोरी। अब ये क्या पूछ रहा है, डज द राइटर डिसलाइक, क्या जो राइटर है उसे जीवन में तेज रफ्तार नहीं पसंद थी, यानी जीवन के हर फील्ड में क्या उसे तेज रफ्तार नहीं पसंद थी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइटर ने क्या कहा था, यार ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेज रफ्तार पसंद नहीं। अरे वो कार वाली बात याद करो कि मुझे जो है कार 90 माइल्स पर आवर चलाना पसंद है। और कब मज़ा आता है ज़्यादा, जब वो किसी दूसरे की कार हो। अपनी लाइफ में भी ऐसा होता है ना, जब अपनी स्कूटी वगैरह होती है तो अपन बिल्कुल ध्यान से आराम से चलाएंगे कि भैया पापा डांटे नहीं, मम्मी डांटे नहीं। लेकिन दोस्त की स्कूटी होगी, बढ़िया जो है भगा रहे हो स्कूटी को। तो ऐसी कुछ बातें करी थी राइटर ने। सो उसी आंसर को हम देख लेते हैं। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, पूछ रहे हैं क्या राइटर को तेज रफ्तार नापसंद थी हर फील्ड में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा था कि मुझे तेज रफ्तार पसंद है। नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्योंकि ये शॉर्ट आंसर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा करके इन्हें नहीं लिखना है, यू हैव टू टेल कट टू कट आंसर। जब लॉन्ग आंसर्स पे आएंगे देन यू नीड टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करो तब मेरी कुछ टिप्स लेते चलो। अगर आपको शॉर्ट आंसर्स दिए हैं, आपको वर्ड लिमिट दिए हैं, तो ये मत सोचना कि आप अगर कॉपी भरोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कोशिश ये करो एग्जैक्ट लिखो एंड वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, मतलब इधर उधर घुमाने फिराने की बातें ज़्यादा मत करना भाई, ठीक है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो याद कीजिए चैप्टर का जब हम थोड़ा लास्ट पार्ट में आ रहे थे, तो जो राइटर है वो अपनी वाइफ के साथ सिनेमा यानी मूवी देखने गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है, जब राइटर मूवी देखने गया था या सिनेमा में गया था, तो वो अपने आप को किस सिचुएशन में पाता है, कौन सी जो है सिचुएशन उसके पास आ गई, कैसा फील कर रहा था वो। तो कुछ याद करो। उसको जो है याद ही नहीं हो रहे थे कैरेक्टर्स। कुछ याद आया कि नहीं, कि हीरोइन कौन है, हीरो कौन है, उसे याद ही नहीं आ रहा था। तो इसी पे बेस्ड हमारा आंसर है। When he goes to the cinema, he finds himself in a hopeless thick mist. Now again, ये जो हमने आंसर लिखा है, this is exactly according what has been written in your book. Try to write short answers exactly जो आपकी बुक में दिए हैं। आपकी बुक में ये लाइन दी थी कि भाई जब राइटर सिनेमा जाता है, he finds himself in a hopeless thick mist. अब इन 3 वर्ड्स में सब छुपा है। इंग्लिश की खास बात यह है कि आपको बहुत सारे शब्द नहीं चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। These 3 words explain it all. अब मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, ठीक है। होपलेस थिक मिस्ट। अब बेटा होप का मीनिंग क्या होता है, क्वाइट सिंपल, जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। होप मीन्स, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उम्मीद, किसी चीज़ की उम्मीद। होपलेस यानी यार अब कोई उम्मीद नहीं है ना, अब कोई उम्मीद नहीं है। होपलेस यानी कोई उम्मीद नहीं है। थिक का तो मतलब हमें पता ही है। अब आ जाओ वर्ड मिस्ट पे। मिस्ट का मतलब होता है, मिस्ट बेसिकली अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें, कोहरा। सर्दी में होती है ना मिस्ट, कोहरा सा हो जाता है, यानी जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ठंडी के रीजन में बिल्कुल दिखता नहीं है दूर दूर तक। सो द राइटर फाइंड हिमसेल्फ। तो बोलोगे मैम सिनेमा घर में कौन सा कोहरा हो रहा है, तो बात ये नहीं है। जब भी आप लैंग्वेज या लिटरेचर पढ़ते हो ना, तो उसमें साइंस वाले लॉजिक मत निकालो कि मिस्ट लिखा है तो सही में कोहरा था। इंग्लिश लिटरेचर है, इवन हिंदी में
बातों को थोड़ा क्रिएटिवली बताते हैं। अब जैसे इन 3 वर्ड्स में सब छुपा है, होपलेस थिक मिस्ट, यानी उसके सामने कोहरा छा गया था, यानी उसके ब्रेन की, उसके माइंड की बात हो रही है कि उसे कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। जैसे आपकी सिचुएशन ले लो, अगर आप अभी मैग्नेट ब्रेन से नहीं पढ़ते हैं और जाके एग्जाम दे रहे हो तो आप भी आ जाते होपलेस थिक मिस्ट में, कोहरा छा जाता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया। सो दिस वॉज द सेम सिचुएशन विद द राइटर। जब वो सिनेमा गया, उसका ब्रेन इतनी फास्ट वर्क नहीं करता है। उसने बताया था कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, याद करो, स्लो थिंकर की कैटेगरी, बहुत ही धीरे धीरे सोचता हूँ मैं भाई। तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस थिक मिस्ट, यानी एक ऐसे कोहरे में अपने आप को पाया उसने, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मूवी में। आई होप दिस आंसर इज क्लियर, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। अब मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन आगे आ रहा है उसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइटर ने, जो राइटर है हचिंसन, उन्होंने अपने आप को कैसा थिंकर बताया है। सोचो, वो इतने बड़े राइटर हैं, इतनी शानदार उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन खुद को उन्होंने किस कैटेगरी में डाला थिंकर की। सो आई जस्ट टोल्ड, उन्होंने अपने आप को स्लो थिंकर की कैटेगरी में डाला है। तो देखो, व्हाट इज द आंसर? द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज belonging to the tribe of slow thinkers. As I said, जैसा आपकी बुक में लिखा था उसी टाइप का आंसर हमने लिखा है। ये लिख के आओगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि मैम अगर हम इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखें, इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड, आप अच्छे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो तो बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में जैसी इंग्लिश लिखी है वो भी बढ़िया ही है। अब तुम यार अगर ट्राइब की जगह अगर तुम चाहो तो तुम कम्युनिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा हो कि मैम सेम बुक जैसा नहीं लिखना है, सो व्हाट यू कैन डू, एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए। गूगल, अब फ़ोन तो भाई सब यूज़ ही कर रहे हो, फ़ोन, लैपटॉप, तो आप जो है सिनोनिम्स देख सकते हो कुछ वर्ड की। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। तो जैसे ट्राइब है, ट्राइब का मतलब कम्युनिटी होता है। सो इन योर आंसर यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, सो क्या है भाई, एक बार पूरा आंसर पढ़ लेते हैं। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। He realizes that he is among those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test. It seems that he was cursed with esprit d'espaliers. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आधे बोलेंगे मैम ये कौन सी भाषा है। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। जैसा आपकी बुक में ये लाइन लिखी थी, राइटर ने अपने आप को इस कैटेगरी में डाला है। ये कौन सी कैटेगरी है भाई? ये लैंग्वेज है राइटर की अपनी, उसमें इन्होंने बताया चाहा है कि भाई मैं जो हूँ स्लो थिंकर की कैटेगरी में आता हूँ। और इस लाइन का मतलब है, कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें हम बहुत ही आम भाषा में जो है हिंदी में ट्यूबलाइट ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तो ट्यूबलाइट है, यानी इसकी दिमाग की बत्ती बहुत देर से चलती है। यानी अगर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, किसी ने एक जोक क्रैक किया, सब हंस के ख़त्म हो जाएंगे, वो बंदा जो है 10-15 मिनट बाद हंस रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली, ये जो लाइन है ये वही समझाती है कि कितना स्लो थिंकर या कोई क्लेवर फनी बात को जल्दी से नहीं समझ सकते। तो ये पूरी लाइन आई होप क्लियर है। राइटर अपने आप को एक स्लो थिंकर, धीरे सोचने वाले की कैटेगरी में रखता है, और वो ये कहता है कि अगर कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट हो, इंटेलिजेंस जैसे अपने ब्रेन की जो है एफिशिएंसी नापने के टेस्ट होते हैं ना, अगर ऐसा कोई भी टेस्ट हुआ तो वो कहता है भाई मेरे को सबसे कम मार्क्स आएंगे, है ना। तो राइटर ने अपने आप को ऐसे क्लासीफाई किया है। क्विकली जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी बिगिन विथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पीछे देखे थे शॉर्ट आंसर, तो उनके आंसर्स शॉर्ट एंड स्वीट थे। वी विल बिगिन विथ लॉन्ग आंसर्स, तो इनके आंसर्स थोड़े लंबे होंगे भाई, तो आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब आपको कहा गया है जो एल्डरली, वो जो बूढ़ा मक्का का व्यापारी है, जो कॉर्न का जो था भाई, उसके बारे में कुछ लाइनें बताओ। अरे ये वही है जो नाटक, जो प्ले देखने गया था राइटर, उसका ये मेन कैरेक्टर, मेन हीरो था। तो उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। सो यू कैन टेल, कुछ कुछ चीज़ें आप बता सकते हो कि वो कैसे परेशान सा इंसान था। को थोड़ा याद करो, पहले तो स्टोरी याद किया करो। आंसर रट के बिल्कुल मत जाना, आपको स्टोरी समझनी है एंड देन उसकी इंग्लिश पे वर्क करना है। सो फॉर इंस्टेंस आप ऐसा कर सकते हो
कि वो भाई एंजाइटी वाला इंसान था, बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी। क्यों? क्योंकि उसका नेफ्यू यानी उसका जो भतीजा है वो उसे चीट कर रहा था। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी, इतना सब, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उनकी जो वाइफ थी वो जो है हर छुट्टी पे, हर हॉलीडे पे 10 यूरो खर्च करती थी। तो बहुत ही परेशान से इंसान थे वो। तो इसी टाइप से आप इनको लाइंस में कोट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिख सकते हो। The corn merchant was a man of many anxieties. These are the exact line from your book. Anxieties यानी बहुत सारी परेशानियां थी उनके पास। His heart was weak, यानी वो कमज़ोर दिल का इंसान था, बहुत ही कमज़ोर दिल का। कोई भी सिचुएशन हो एकदम घबरा जाते थे वो। He had certain grievances, कुछ कुछ दुख थे उनके लाइफ में, कुछ कुछ पीड़ाएं थी उनके लाइफ में। Such as, अब इनको पॉइंट्स में कोट किया है, तो इन पॉइंट्स को नोट करना। पॉइंट नंबर 1, हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। नेफ्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, भतीजा। उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था। नंबर 2, हिज वाइफ हैड द स्ट्रेंज आइडिया ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे, यानी इतनी परेशानी होने के बाद भी उनकी वाइफ जो है 10 पाउंड्स हर हॉलीडे पे खर्च करती थी, तो वो और टेंशन में आ जाता था। पॉइंट नंबर 3, altogether the pace of life was getting too much for him. Still in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. ये लाइन क्या कह रही है ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। आई होप आप समझ रहे होगे व्हेन आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश। तो ये लाइन कहती है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, तो मैं चाहूँगी ये आपकी नोटबुक्स में नोटेड रहना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में एक नोटबुक बनवाई थी कि उसमें कुछ कुछ वर्ड्स रख लिया करो सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो ऑल टुगेदर का मतलब होता है, जब हम हिंदी में कहते हैं ना, तो यानी सब मिलाकर जो पेस ऑफ लाइफ है यानी जीवन जीने की रफ्तार। पेस का मतलब क्या होता है, स्पीड। वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था सब भग दड़ रहा है और मैं लाइफ में जो है पीछे छूट जा रहा हूँ। तो ऐसे ही दुखी होते हुए इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन, होपलेस, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं, तब उन्होंने कुछ लाइनें कही। ही सेड, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. वो कहता है कि यार अब ऐसी सिचुएशन में वो जहाँ दुखी है उसकी पेस ऑफ लाइफ बहुत ही अजीब सी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि देखो यार, मुझे पता चला है कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील पर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ये तो बहुत ही तेज़ है, ये तो बहुत ही आगे निकल गया लाइफ में। तो ये बात एक तरीके से राइटर को बहुत पसंद आई और बहुत ही फनी बात थी, क्योंकि ये बात उसके जीवन से बिल्कुल ही उल्टी थी। उसके जीवन में क्या वो परेशान हो रहा है, दुखी है, पीछे छूट जा रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ पे ही वो एरोप्लेन की स्पीड कितनी फास्ट है। सो इट सीम्स एज इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज ओन अफेयर्स, यानी अपनी जीवन की चीज़ों से वो खुद ही सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं है। द कंप्लेंट ऑफ द कॉर्न मर्चेंट सीम्स टू बी एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, यानी जो वो बात कह रहे हैं, जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल लाइफ से बिल्कुल इररेलेवेंट यानी उल्टी है। सो आई होप दिस आंसर इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। तो क्विकली से स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड लॉन्ग आंसर हैं तो आपको एटलीस्ट इतने बड़े आंसर्स लिखने हैं, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीछे जो 2 लाइनें देखी थी उन्हीं पे है ये, तो ये लाइन तो समझ आ गई। क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना चाहता है कि जो मर्चेंट है वो एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है कि आज का जो लाइफ है, मॉडर्न मैन, आप और हम, तो ये जो जीवन जीने की रफ्तार है, जो एकदम नहीं लोग भग दड़ रहे हैं, क्यों भग रहे हैं पता नहीं। तो बोला इस लाइफ से उनका क्या मतलब है, वो क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी द आंसर टू दिस। द aforesaid statement signifies the pace of life today. ये aforesaid का मतलब है ऊपर दी गई स्टेटमेंट। इस वर्ड का मतलब समझो, ये वर्ड नोट डाउन करना। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन ये अच्छे अच्छे वर्ड्स लिया करो। हाँ, इसकी जगह आप द अबव स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बट यू गाइज आर इन क्लास 10th, तो थोड़ा इंग्लिश का एक लेवल हायर जाओ। सो यू कैन से द aforesaid स्टेटमेंट, ऊपर कही गई स्टेटमेंट क्या सिग्निफाई करती है, पेस ऑफ लाइफ।
जीवन जीने की रफ्तार जो आज हो गई है उसे बताती है। साइंस हैज मेड अ लाइफ फुल ऑफ एक्शन एंड फास्ट मूवमेंट। साइंस हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की दुनिया का, क्योंकि जितने भी हम कह सकते हैं बेटा टेक्नोलॉजीज़ हैं, बी इट मेडिसिन में ले लो आप, इंजीनियरिंग में ले लो, जो भी चीज़ें बन रही हैं ये सब उन्हीं की वजह से तो है। हम एरोप्लेन्स देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, ट्रेन्स देखते हैं, हम यानी गाड़ियाँ देख रहे हो, रेसिंग कार्स है, या फिर आप मेडिसिन में कोई इंडस्ट्री देख लो, तो ये सब किसकी बदौलत है भाई? साइंस की। साइंस की वजह से है दुनिया और फास्ट हो गई है। मोबाइल फ़ोन है, एक क्लिक पे आप किसी को मैसेज भेज सकते हो। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और हो, बट लाइफ इज़ मूविंग, राइट? तो साइंस ने टेक्नोलॉजी को और आगे कर दिया है, तो जीवन जीने की रफ्तार और तेज़ हो गई। द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो द लाइट ऑन द ट्रिमेंडस चेंज इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। ट्रिमेंडस यानी बहुत सारा चेंज, यानी पहले आप इवन जो है अपने पेरेंट्स से इस बात को कंपेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स घर में होंगे तो उनके लिए लाइफ में कितना चेंज आया है। यानी पहले एक ऐसा ज़माना था जब लेटर चिट्ठियाँ लिखते थे, कब मिलेगी, कब पहुँचेगी, एंड नाउ एट वन क्लिक यू कैन सेंड अ मैसेज। तो इस तरीके से जीवन की जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड मैन भी, ह्यूमन की भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। यानी अगर कोई लोग बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस जो पहले चलते होंगे, है ना, पहले के टाइम में जैसे अपन कह सकते हैं सीडी कैसेट ये बहुत चलती थी, है ना, उस टाइम पे चलती थी, अब वो धंधा बिल्कुल बंद हो गया। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज, यू कैन सी एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप्स। तो ऐसे ही यानी बहुत सारे चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देयर इज अ कंपैरिजन इन द पेसी लाइफ with the fast speed of an aeroplane which goes even 1000 miles an hour. The corn merchant feels it too fast. He seems to be somewhat desperate. Thus, it glorifies the pacey life of the people in the modern time. ये मैं आपको लाइन समझाती हूँ। देखो, तो अब जो है मैनकाइंड में यानी जीवन जीने की रफ्तार में बहुत चेंज आ चुका है, लोगों की लाइफ में चेंज आया है। तो जो कॉर्न मर्चेंट है वो इससे एक छोटी सी कंप्लेन करता है, और वो ये एग्जाम्पल देता है कि कैसे एक एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ चुकी है, वैसे ही लोग जो है जीवन में बहुत प्रेशर लेके बहुत ही ज़्यादा आगे भग रहे हैं, और उसे लगता है ये स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, बोलते हैं ना अननेसेसरली काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है। तो वो इस कारण से वो खुद भी बहुत डेस्परेट यानी बेचैन सा हो गया है कि यार ये भी काम कंप्लीट करना है, ये भी काम कंप्लीट करना है, एंड लोगों के जो है स्टेटस में भी हमें रहना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है ये पॉइंट। तो ये जो दो लाइन है ये क्या सिग्निफाई करती हैं? सिग्निफाई यानी क्या बताती हैं। सिग्निफाई और ग्लोरीफाई दो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें। सिग्निफाई और ग्लोरीफाई का मतलब होता है बताना, किसी चीज़ पे प्रकाश या किसी चीज़ पे लाइट डालना। द पेसी लाइफ, पेसी यानी क्या? स्पीडी लाइफ ऑफ द पीपल इन द मॉडर्न टाइम। कौन से टाइम में? मॉडर्न टाइम में, MODERN, है ना, इन द मॉडर्न टाइम यानी आज के टाइम में। सो आई होप दिस पॉइंट, दिस आंसर इज क्वाइट क्लियर। और कुछ जो अच्छे वर्ड्स हैं उनको आप ज़रूर से लिख के रखें। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे व्हिच आवर एंसेस्टर्स लैक्स? इज इट एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज? तो अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है भाई, समझो। What sort of excitement do we have today which our ancestors lack? अब ancestor मैंने आपको बताया है कौन होते हैं भाई, पूर्वज जिन्हें हम कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि यार हमारे पास जो आज एक्साइटमेंट है यानी जो मज़ेदार चीज़ें हम कर पा रहे हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, और अगर ये उनके पास नहीं थी तो क्या ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, यानी ये चीज़ अच्छी थी या बुरी थी? तो इसको हमें बताना है आंसर में। तो ज़रा बेटा क्या याद करो, चैप्टर को याद करो। यानी जीवन जीने की जो तेज़ रफ्तार, यानी हमारे पूर्वजों की बात। अरे पूर्वज बहुत पीछे मत जाना, आप अपने दादा दादी परदादा वहीं तक रहो, बहुत पीछे नहीं जाना। नॉर्मली पूर्वजों की अगर हम बात करें, सो वी कैन इंक्लूड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सो नाउ व्हेन वी लुक एट आवर लाइफ्स टुडे, हमारे पास सब है यार, गाड़ियाँ हैं, इतनी फास्ट गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन्स है, तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी है, बस एरोप्लेन मोटर बोट सब में जाते हैं हम। तो ये चीज़ें क्या है, जीवन जीने की रफ्तार को और बढ़ा देती हैं। प्रैक्टिकली अगर सोचो, आज अगर तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई या स्कूल की वैन बस ऑटो नहीं आया तो चल के जाना पड़ेगा। अरे रफ्तार धीरे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, बंद हो गया, तो कितनी सारी जीवन की चीज़ें रुक जाती हैं भाई।
तो ये तेज रफ्तार वाली चीजें जो है हमारे एंसेस्टर्स के पास नहीं थी। अब हमें बताना है क्या ये अच्छी थी या बुरी। तो मेरी एक चीज इंग्लिश में भी और लाइफ के एक लेसन में भी याद रखो कि कोई भी चीज होगी ना बेटा लाइफ में, उसके साथ हमेशा या तो एक प्रो होगा, उसका कोई ना कोई प्रो होगा और कॉन होगा। क्या समझे? प्रो कॉन इंग्लिश वर्ड है ना कुछ प्रोज होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्स होंगे। प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज, फायदे, और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज यानी नुकसान। हर चीज के जीवन में, ये मेरी बात नोट करना, कुछ ना कुछ फायदे या नुकसान है। कोई चीज अगर तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो सामने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सही है कोई गलत है, ये चीज ध्यान रखना। हर चीज को किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, है ना। तो अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फास्ट लाइफ, तो ये मत सोचा करो कि पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी। उस टाइम के हिसाब से वो लाइफ परफेक्ट थी और अपनी लाइफ भी कोई बहुत बुरी नहीं है। इस टाइम के हिसाब से दिस इज फाइन, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको दोनों गिनाते हुए चलने हैं इस आंसर में। तो मेरा आंसर अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से कोट किया है आप लोगों के लिए। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, इन कुछ लाइंस को पढ़ लूंगी, है ना, पूरे आंसर को मैं पढ़ूंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो आप प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण को भी अच्छे से सुनना, ठीक है। चलो, The aeroplane flies at a very fast speed, even at 1000 miles an hour. The bus also runs fast at 90 miles an hour or even more than that. Whereas bus journey provides pleasure and a sort of fun, the aeroplane gives us a sort of excitement. To dine in London and lunch in New York next morning is really most enthusiastic and pleasant. Our ancestors did not enjoy such sort of excitement because there were no fast moving means of communication like bus and aeroplane at that time. They had the slow running vehicles like cart and horse carriage. तो उम्मीद करती हूँ जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो आपको कुछ समझ आया होगा, राइट। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर रीडिंग, आंसर को 2-3 बार पढ़ो, इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। नाउ दीज लाइन्स अगेन आर एग्जैक्टली फ्रॉम योर बुक। कोशिश ये क्या करो, आंसर जो लिखा गया है, चैप्टर जो स्टोरी लिखी गई है उसमें से कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल लेना, अपने हिसाब से मत बनाते चलना। अपने हिसाब से कब बनाओगे, जब आपको राइटिंग स्किल्स आएंगे, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, तब अपना दिमाग लगाना। यहाँ पे कोशिश ये करना जो राइटर ने लिखा है इतनी मेहनत से, तो उन वर्ड्स को आप यूज करो। तो जैसे राइटर ने क्या बताया था कि एरोप्लेन फ्लाइज एट अ वेरी फास्ट स्पीड, है ना। फास्ट स्पीड हो गई, टंग ट्विस्ट हो गई पलक मैम की, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर वापस। इवन एट 1000 माइल एन आवर, एरोप्लेन 1000 मील की स्पीड से चल रहा है। बस जो है 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है ना, स्पीड पता होती है ना, ऐसे निकालते हैं किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, इतनी तेज रफ्तार से चल रही है, उसमें भी मज़ा आता है। और जो है बस की जर्नी में, अगर बस में कभी बैठे हो, बस या ट्रेन में, कितना मज़ा आता है, बढ़िया। जो है साइड में विंडो सीट सबको पसंद है ना, विंडो सीट के लिए सब लड़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी लड़ी थी, आई कैन अंडरस्टैंड। विंडो सीट बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि खिड़की के बाहर के नज़ारे, कहीं आप अगर बहुत ही अच्छे माउंटेनस रीजन से जा रहे हो तो बढ़िया माउंटेन्स दिखते हैं, ट्रीज दिखती हैं, उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और एक तो बस की स्पीड बढ़िया होती है, बहुत मज़ा आता है, ताज़ी ताज़ी हवा आती है, एक तो ये है। दूसरी चीज़, to dine in London and lunch in New York next morning is really most enthusiastic is pleasant। ये क्यों लिखा है? क्योंकि राइटर ने बताया था कि लंदन में मैं जो है रात का खाना डिनर खाऊं और सुबह बढ़िया न्यूयॉर्क में मैं जो है क्या करूँगा भाई, लंच करूँगा, उसमें भी बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है, बोलता है ना सेटिस्फैक्ट्री वाली फीलिंग आती है बढ़िया सी, है ना। Our ancestors did not enjoy such sort of excitement। अब हमारे पूर्वजों के पास ये एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि यार उस टाइम में इतनी तेज़ चलने वाली बसेस, कार्स हो गई, एरोप्लेन्स नहीं होते थे। उस टाइम में क्या होते थे, जो हम कह सकते हैं कार्ट होते थे, हॉर्स कैरेज होते थे, है ना, जो है घोड़े चलाते थे, उन गाड़ियों को घोड़ा गाड़ी जिन्हें हम कहते हैं, और इस टाइप की चीज़ें होती थी, बुलक कार्ट्स होते थे, धीरे धीरे चलने वाली चीज़ें होती थी उनके पास, टांगा जिसे कहते हैं, टोंगा आई थिंक कहते हैं, कि नहीं। तो ये सब चीज़ें थी उनके पास। तो उनके पास जीवन जीने की रफ्तार जो है बहुत तेज़ नहीं थी उनकी, तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ये मज़ा जो है मिस कर दिया। लेकिन अब सेकंड पार्ट आता है, मेरी बात समझना, ये जो अपन ने आंसर किया ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब ये लोग क्या क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट, तो एक पार्ट आंसर कर देते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। बेटा ये जो इतना मैंने दिया ना आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का था कि उन्होंने कौन सा एक्साइटमेंट मिस किया, अभी तो मैंने ये बताया है।
अब पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, वो भी तो बताओ। तो इसे पढ़ती हूँ मैं पहले पूरा, फिर एक्सप्लेन करूंगी। There are advantages and disadvantages both from such sort of excitements. The fast running vehicles, either flying on the road and track or flying in the sky, covering a long distance comparatively in much less time by any other means of communication. It saves us so much time, but sometimes it becomes unfriendly when the mental activities are directed in a particular direction to follow the pace of machines. अब ये लाइन अगेन मेरे जैसी ही, जैसा मैंने बात करी थी, बोलती है कि इस एक्साइटमेंट के फायदे और नुकसान भैया दोनों हैं। तो पहली बात फायदा गिनाते हैं। फायदा क्या है? जो फास्ट रनिंग व्हीकल है, या तो देख लो रोड पे जो चल रही हैं गाड़ियां, कार हो गई, बसेस हो गई, या फिर जो है कहाँ पे फ्लाई कर रही हैं, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब जो है लंबे लंबे डिस्टेंसेस कितने शॉर्ट टाइम में कवर करती है। आप प्लेन में जाओ यार, किसी जगह पे आप जो है 12-13 घंटे में पहुंचो, प्लेन में आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यानी आपका वक्त बचाने में बहुत मदद करती है ये फास्ट लाइफ। यू नो, इट हेल्प्स यू सेव टाइम दैट यू कैन डू अदर एक्टिविटीज, इजंट इट। तो ये तो फायदे हो गए। अब नुकसान हमें पता है यार, जीवन जीने की रफ्तार जब तेज होती है ना, तो यहाँ दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज, आपका दिमाग 10 जगह सोच रहा है। और मैं समझ सकती हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मुझे जो है स्कूल भी अटेंड करना है, स्कूल का होमवर्क है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, कितना तेज हो जाती है लाइफ भाई। तो ये मेंटल एक्टिविटीज पे अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारा दिमाग भी मशीन है, मशीन जितनी तेज चल रही है हम भी उतना तेज चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ही जो है बीमारियां बढ़ती हैं। आज की लाइफ में आप देखोगे ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा यार जो पूरा हेल्दी हो, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। बीट बैक एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द है, कुछ ना कुछ रहता ही है। यानी फायदा तो था कि टाइम बच गया, लेकिन नुकसान क्या है? योर मेंटल एक्टिविटी, योर ब्रेन, योर माइंड का जो बोलता है ना पीस, सुख चैन जो है वो अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम मशीनों की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। तो ये पूरा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, ये पूरा आंसर था। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ऑलराइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन क्विकली. Who are taken to be slow thinkers? How are the slow thinkers handicapped today? तो क्वेश्चन कह रहा है स्लो थिंकर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं। तो वही जो राइटर ने अपने को कहा कि भाई मैं धीरे सोचने वालों में से हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मैं नहीं सोच सकता हूँ। एंड ये स्लो थिंकर्स किस तरह से आज की लाइफ में हैंडीकैप्ड हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं। सो लेट्स रीड द आंसर. स्लो थिंकर्स मीन पर्सन्स possessing slow mind. एक एक लाइन को अपन समझेंगे। स्लो थिंकर्स का पहले तो आपको मतलब बताना है। तो इंग्लिश में कोई भी आंसर स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग आंसर हो, तो आपको जैसे स्लो थिंकर वर्ड दे दिया, सो इट इज योर होल एंड सोल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है आप उस वर्ड को एक्सप्लेन करो। स्लो थिंकर का मतलब क्या? पर्सन पोजेसिंग। पोजेसिंग का मतलब होता है किसी चीज का होना, है ना। पर्सन पोजेसिंग यानी होना। तो हाँ, आप इसकी जगह बेटा हैविंग भी लिख सकते हो, लेकिन अगेन कौन सी क्लास में हो? क्लास 10th में हो, कहाँ दिया है? वहाँ दिया है। क्लास 10th में हो, आगे आ गए हो तो अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। हैविंग की जगह पोजेसिंग यूज़ करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो। स्लो थिंकर्स मीन पर्सन पोजेसिंग स्लो माइंड, एक धीरे माइंड है उनका, ज़्यादा तेज नहीं चलता है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? दे लैक इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड। लैक यानी कमी होना। ये वो वाला लाख नहीं है, 1 लाख वाला ना। ये क्या है? लैक, LACK। LACK लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो इनमें किसकी कमी होती है? प्रेजेंस ऑफ माइंड लिखी। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है ये इन्हें नहीं आता है। अगर तुम मुझसे एकदम से पूछोगे कि यार मैं क्या करूं, मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, या फिर किसी जगह पे क्या आंसर देना है, ये उनके पास ऐसी चीज नहीं है। Such people do not give the proper answer to the question put before them due to inadequate common sense and smartness. यानी ऐसे लोगों से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका सीधा जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है उनके पास कॉमन सेंस नहीं हो, इतनी स्मार्टनेस नहीं हो कि किस टाइम पे क्या बोलना है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों, आपने देखे हों कि यार कुछ पूछा, क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और देते हैं, या क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो, है ना, बिकॉज उनमें कॉमन सेंस या स्मार्टनेस इतनी नहीं होती है।
समटाइम्स दे फेल टू इवन आंसर इट, यानी कभी कभार तो घुमा के आंसर करेंगे और कभी कभार तो आंसर दे ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं. दे लैग बिहाइंड इन द पेस फॉर लिविंग एंड टाइम इज मूविंग फास्ट. यानी क्या कह रहा है, दे लैग बिहाइंड. लैग बिहाइंड यानी क्या, आज की लाइफ में जो लोग जी रहे हैं, जो एक्चुअल स्पीड है उससे वो पीछे रह जाते हैं. ऐसे लोग क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी से वो नहीं सोच पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं. ऐसा हमें आंसर में बताना है ना. और टाइम जो है बहुत ही फास्ट चल रहा है. There has been a tremendous change in the lifestyle of men. Science has changed the mentality and activity of mankind. अब मेरी बात समझो. अब आपके पास पता है, आपको बात तो एक ही कहनी है, तो अगर ऐसे आंसर आते हैं तो आप आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, क्योंकि साइंस को हमें मेंशन करना है यार. साइंस विज्ञान ने जो है काफ़ी चीज़ों को बदला है. तो आपने पिछले आंसर में देखा था, हमने कुछ ऐसा ही लिखा था लेकिन अलग तरीके से. अब यहाँ क्या लिखा है, देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस चेंज. बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है लोगों की जीने की लाइफस्टाइल में. और ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि आज आप देखोगे किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हो, ऐसा नहीं होता है ना. बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे या कुछ तो होगा ही ऐसा घर में. डिजिटलाइजेशन या फिर पेमेंट्स में कैश की जगह आजकल कैशलेस पेमेंट हो रहे हैं. तो ऐसी सारी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई हैं. साइंस हैज़ चेंज्ड द मेंटालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड. एज सच वी मस्ट थिंक एंड एक्ट much faster than people in the past did to fulfill our commitment. Slow thinkers are bound to remain handicapped in the business of getting a living. ऐसा ये आंसर क्या बताता है, क्या सोचता है भाई राइटर के हिसाब से, क्या आंसर होना चाहिए कि स्लो थिंकर्स जो हैं आज के जीवन की जीने की रफ्तार में मैच नहीं कर पाएंगे. यानी उनको भी अपना जो है कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना पड़ेगा. पहले के टाइम जैसा नहीं है यार, आप धीरे धीरे चलोगे. आजकल कॉम्पिटिशन इतना है, पॉपुलेशन इतनी है. एंड व्हेन यू सी यंग जनरेशन, आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो कितनी बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं. तो यानी रफ्तार ऑलरेडी बढ़ चुकी है. एंड ये स्लो थिंकर्स अगर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएं तो ये जो है हैंडीकैप रह जाएंगे. हैंडीकैप यानी क्या, किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी होना. हैंडीकैप यानी किसी को हाथ से हैंडीकैप है तो हाथ काम नहीं करता. तो स्लो थिंकर्स जो हैं जीवन जीने के लिए पैसा, आप चाहे पैसे की बात कर लो, लाइफस्टाइल की बात करो, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा. इसका भी ले लिया, पिछला वाला था ये, एंड ये आगे इसका आंसर. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स रीड द क्वेश्चन. What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern man? अब राइटर ने अपनी वाइफ से क्या सीखा. अब वाइफ की कहानी कब आई थी भाई, जब सिनेमा घर गए थे, है ना, सिनेमा देखने गए थे. तो अब आपको बताना है कि मॉडर्न मैन की प्लाइट यानी क्या सिचुएशन हो गई है इससे, है ना. उसकी वाइफ से याद करो, मूवी देख रहे थे और राइटर को मूवी समझ नहीं आ रही थी. तो आज के टाइम में मॉडर्न मैन की सिचुएशन क्या हो गई है आपको दर्शानी है. तो आंसर पढ़ते हैं. द राइटर सीक्स हिज वाइफ्स assistance in finding out the difference between the female artist of a film. He went to see the cinema. राइटर ने क्या किया, वाइफ से असिस्टेंस. असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प लेना. अब अगेन हेल्प यूज कर सकते हो लेकिन असिस्टेंस एक बेटर वर्ड है. तो राइटर जो है अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि यार क्या ये वही फीमेल आर्टिस्ट है जो पहले आई थी. यानी कोई आई होंगी एक्ट्रेस, राइटर पहचान ही नहीं पा रहा कि ये वही पहले वाली थी ना या ये कोई दूसरी है. तो अपनी वाइफ से पूछता है ना. ही वेंट टू सी द सिनेमा. द राइटर इज अ स्लो थिंकर, है ना, ये हमें बताना है. ऑल्दो एज सच ही थिंक्स दैट ऑल द 3 फीमेल आर्टिस्ट आर द सेम. और उसे क्या लग रहा था कि जो तीनों हीरोइन है ये एक ही है. वो डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहा था कि ये तीनों अलग हैं. अब जैसे मान लो कि एक कोई मूवी है, उसमें सेम दिखने वाली हीरोइन कौन कौन सी दिखती हैं यार. कैटरीना हो गई मान लो, है ना, कैटरीना कैफ हो गई, करीना कपूर हो गई, और तीसरी सेम कौन सी दिखती है, क्यारा आडवाणी मान लो, है ना. के हैं तीनों, ये 3 एक्ट्रेस है. अब राइटर को लग रहा है कि ये तीनों सेम है, लेकिन आपको हमको बहुत पता है ना, हमारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है. नहीं नहीं, तीनों अलग हैं. कैटरीना अलग है, करीना अलग है, क्यारा अलग है भाई. ठीक है, तो ये राइटर अपनी वाइफ से पूछता है और उसकी वाइफ फिर क्या करती है. हिज वाइफ नरेट्स द डिफरेंसेस अमंग देम, टेलिंग हिम अबाउट देयर कंप्लेक्शन एंड अपीयरेंस. तो वाइफ डिफरेंस कैसे बताती है, तो कुछ याद करो. बताती है कि इसमें एक शॉर्ट ब्लॉन्ड है, एक टॉल ब्लॉन्ड है और एक ब्रूनेट है. यानी एक के जो है 2 के ब्राउन बाल हैं, एक के ब्लैक बाल हैं, ऐसे उसको बताती है, अपीयरेंस से बताती है. इट वेरी वेल सजेस्ट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन.
First, it throws light on the mental ability of men who cannot make difference between right or wrong, who are unable to experience the reality of life. यानी ये क्या बताती है मॉडर्न मैन की प्लाइट? मतलब वो 3 एक्ट्रेस को देख रहा है लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये सेम है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे तुम मूवी में मत चले जाना, सिनेमा में, है ना। ये एक्चुअली बताते हैं कि मॉडर्न मैन के लिए लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही गलत के बीच में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा, है ना। जीवन की रफ्तार इतनी तेज है, मूवी में देखते हो 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, इतनी सारी चीज़ें खत्म होती है, इतने सारे सीन्स होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इतने सारे सीन्स को दिमाग में बिठाना, उन्हें समझना, समझ ही नहीं आए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सेम है, क्या डिफरेंस है। तो ये जो है, ये कहानी बताती है व्हाट इज द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन एंड हाउ दे आर अनेबल टू मेक देयर डिसीजंस, और जो है लाइफ की रियलिटी को वो एक्सपीरियंस कैसे नहीं कर पा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब सेकेंडली क्या बताएंगे? सेकेंडली, इट थ्रोज लाइट ऑन द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। पहले तो मॉडर्न मैन की बात करिए, अब मॉडर्न सोसाइटी। सोसाइटी यानी क्या? आसपास लोग जिनके आप रहते हो, आपकी कम्युनिटी हो गई, है ना, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए। मैनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड एज सच देयर डीड्स इंडल्ज इन द रॉन्ग। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, इंग्लिश में सबसे मज़ेदार बात यह है स्टोरीज होती है एंड ये राइटर्स लाइफ के बारे में बताते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बात एक्चुअल में है, जब आप ये पढ़ रहे हो ना तो इसको समझो। ये क्या बताती है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव ही भूल गए हैं, यानी भगे जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में ये आपके लिए और मेरे लिए भी वैलिड होती है बात। क्यों? क्योंकि हम इतना सारा काम कर रहे हैं, हमें कुछ बनना है। अरे कुछ बनना है तो ठीक है, बट फॉर दैट यू शुड नॉट इंडल्ज योर एक्टिविटीज़ इन अ रॉन्ग। यानी हमें लगता है कि हम ये रास्ता अपना दें, किसी को जो है चीट कर लें, या फिर किसी के जो है पैसे खा लें, है ना, या फिर जो है आप कहीं, मान लो आप स्कूल में हो, है ना, तो आप जो है कोई अच्छा पढ़ता है फ्रेंड, तो उसको कुछ गलत आंसर बता दिया या कुछ ऐसे कर दिया। या आप ऑफिस लाइफ में देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे कैसे कोई एक दूसरे को पीछे ढकेल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो बोला ऐसे आगे बढ़ के भी होगा क्या, है ना। लाइफ इज़, हमें पता है, डेफिनेट होती है, कभी ना कभी तो सबको जाना है। तो राइटर कहना ये चाहता है कि अपनी लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव समझो, टू बी ह्यूमन्स फर्स्ट, है ना। आगे तो कितना ही बढ़ जाओगे, आप कुछ भी बन जाओगे, आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहोगे, ये समझ लेना। तो आप लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव समझो एंड गो इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें अचीव मत करो, है ना। आधे बच्चे बढ़िया बुक बंद करके बैठ जाएंगे, मैम नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। पढ़ो, सब बनो, लेकिन फॉलो द राइट पाथ। तो ये सेकेंड वाली चीज़ है। थर्ड चीज़ क्या कहती है, समझो। थर्डली, इट सजेस्ट्स that an intelligent person possesses fast thinking. The pace for living will enable to achieve business to earn a living, but it will not provide the practical use of one's mind to be utilized for enjoyment. बहुत ही बेहतरीन बात है। कुछ लोग, अब ये मैं बताना चाह रही थी कि मैं जब से स्लो थिंकर की बात कर रही थी, जो धीरे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो फास्ट सोचते हैं उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूर आप फास्ट थिंकिंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जीवन का जो एक्चुअल इन्जॉयमेंट है, जो आपका दिमाग दिया गया है इन्जॉयमेंट, उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, वो आप लाइफ में कर ही नहीं सकते। सो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल स्लो थिंक कर रहो, बिल्कुल इंटेलिजेंट बन जाओ। लाइफ में एक पेस डेवलप करो। आई हैव सीन, आज के टाइम में ऐसे काफ़ी लोग हैं इस वर्ड के पीछे पड़ गए हैं, इस वर्ड के पीछे पड़ गए हैं, सक्सेस के पीछे भगे ही जा रहे हैं, है ना। 3 इडियट्स की लाइन याद रखो यार, नॉलेज के पीछे भगो, ज्ञान के पीछे भगो, सक्सेस झक मार के आएगी। सक्सेस क्या होती है, डेफिनेशन देखो उसकी। ऐसा नहीं कि तुम बहुत कमा रहे हो तुम सक्सेसफुल हो, ना बेटा, गलत है ये। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी परेशान हैं। इट्स ऑल योर पीस ऑफ माइंड। ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जॉब करो, भले ही करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी चीज़ मिले आपको करनी है ना। आपका मन नहीं है पर वैसे आपको जॉब मिल रही है, आपको लेनी पड़ेगी फॉर अ लिविंग, जीवन जीने के लिए करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी रखो कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सको। एंड दूसरी चीज़, लिव इन द प्रेजेंट। ये मेरा फंडा है। आगे की मत सोचो, पीछे की मत सोचो, प्रेजेंट में रहो और एंजॉय करो। ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं डांसर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, तब मज़े करूंगा। तब का टाइम नहीं आता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। तो जिस मोमेंट में हो, एंजॉय दैट। पढ़ रहे हो, उसे एंजॉय करो। ये इतना भाषण मैंने क्यों दिया, ताकि आप इस बात को समझो एंड इस आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाओ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।
तो इस आंसर का बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंडली वाला है और ये थर्डली वाला है। आई होप इट्स क्लियर। आगे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, तो इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे। ये ऐसे यानी ये जो हमने प्रोज पढ़ा है, प्रोज यानी एक राइटिंग जो लिखी गई है एक राइटर के थ्रू, उसको आप एक समरी में डाल दो। उसको यानी क्या मैम पूरा लिखना है? नहीं, उसके सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया यानी क्या यार, आपने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा तो वो चैप्टर कहना क्या चाहता है आपसे, इतनी सारी बातें करी, बट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, उसका एक समरी क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्विकली से इसको रीड करते हैं। द एसे द पेस फॉर लिविंग, ऐसा आपको मेंशन करना है। पहली चीज, जो नाम है आपके ऐसे का, जो चैप्टर का, जो प्रोज का, और राइटर का नाम भी जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? आपका टीचर जो कॉपी चेक करेगा बड़ा खुश होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है इसको, एंड भाई जिन्होंने इतनी मेहनत से लिखा है आपने उनको भी क्रेडिट दिया है। सो मैं ये पूरा पढ़ लूंगी एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो। The essay The Pace for Living illustrates the characteristics of modern life. There are certain sarcastic remarks on the lifestyle of modern times. R.C. Hutchinson in this essay nicely demonstrates the plight of the modernized man. He has thrown light on the pacey life of the present time. The writer has very well explained the advantages and disadvantages of slow and fast lives. Those who are fast thinkers will achieve the opportunity of getting a living, but not the practical use for enjoyment. So I hope काफी clear है। Pace for living नाम है ऐसे का। Illustrates, illustrates यानी बताता है, दर्शाता है। क्या बताता है? Characteristics of modern life. Modern life किस तरह की है उसको बताता है। There are certain sarcastic remarks on the lifestyle of modern times. I hope इस word का मतलब समझते हो। Sarcastic यानी क्या? Funny remarks, है ना? Funny remarks बताता है। R.C. Hutchinson जो हमारे राइटर हैं, इन दिस ऐसे नाइसली डिमॉन्स्ट्रेट, क्या बताया है? प्लाइट ऑफ द मॉडर्नाइज्ड मैन, कैसे मॉडर्न मैन जो है जीवन जीने की रफ्तार से अफेक्ट होता है। ही हैज थ्रोन लाइट ऑन द पेसी लाइफ ऑफ द प्रेजेंट टाइम, उन्होंने बताया है कि आज की जो बहुत ही तेज रफ्तार की जिंदगी है कैसी हो गई है। लोग जो है एक्चुअल इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो फास्ट थिंकर्स हैं, इंटेलिजेंट है, ज़रूर पैसा कमा रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंजॉयमेंट है, एक्चुअल पीस ऑफ माइंड है, उसे नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पूरा सेंट्रल आइडिया क्या है भाई, कि जीवन जीने की जो तेज़ रफ्तार है, पेसी लाइफ है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो आप जो है अपने माइंड को रोबोट ना बनाएं और जो है काम करते करते एक जो है एंजॉयमेंट वाले फेज को भी एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आई होप दिस समरी इज क्वाइट क्लियर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो दोनों कवर कर लिए हैं। एक सेकेंड लास्ट पार्ट है इस ही पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम है भाई कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी क्या? राइटिंग स्किल्स जिसमें आते हैं। आपको एग्जाम में आता है भाई लेटर राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग आता है, तो उसी पे बेस्ड आपकी बुक से ये क्वेश्चन है। नंबर 1 ये लेटर है, तो बिल्कुल अपनी नोटबुक्स निकाल के रखें और इस लेटर को अपने को लिखना है। क्या है? राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड। अब अगेन लेटर राइटिंग मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग अपने आप से भी लिखें। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, आपको थोड़ा वेज बताऊंगी क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली उसको वैसा का वैसा नहीं टीपना, कोशिश करो कि अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी उसमें डाल सको। आपको क्या बताना है? आपको अपनी मम्मी को, आपकी मदर को एक लेटर लिखना है अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड। हेक्टिक यानी आपके दिन में हो सकता है आज बहुत ही परेशानी वाला दिन रहा हो, होता है ना कोई डे, कुछ होता है गुड डेज, कुछ होता है बैड डेज, बहुत सारा आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो। तो आज के दिन के बारे में आपको मम्मी को एक लेटर लिखना है। अब बेटा किसको लेटर लिखना है? मम्मी को, है ना, प्रिंसिपल या बॉस को लेटर नहीं लिखना है। सो ये कौन से लेटर्स की कैटेगरी में आता है? इनफॉर्मल लेटर। 2 टाइप के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल एंड एक होते हैं इनफॉर्मल। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड सुना है? फॉर्मेलिटी मत करो यार, फॉर्मल। फॉर्मल यानी इफ़ यू वांट टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल बॉस, तो आप उसको बोलोगे ना हाय डियर बॉस, आप कैसे हैं, बढ़िया हैं, ऐसा इतना नहीं लिखोगे, है ना, आप प्रोफेशनल की तरह से लिखोगे। एंड इनफॉर्मल, जब आपको किसी फ्रेंड को, अपनी मदर को, अंकल को, आंट को लेटर लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में समझा के उन्हें लिख सकते हो अच्छे से, दैट इज एन इनफॉर्मल लेटर। सो अगेन दिस लेटर इज फॉर योर मदर। सो हम कौन सा लेटर का फॉर्मेट देखेंगे? इनफॉर्मल लेटर। ओके,
सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट. कैसा रहेगा लेटर? यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 2 लाइन्स यू नीड टू राइट योर एड्रेस. आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है, पता लिखना है. उसके ही नेक्स्ट लाइन में आपको बेटा क्या लिखनी है? डेट लिखनी है, तारीख, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो. देन इन द नेक्स्ट लाइन सब्जेक्ट वगैरह आप नहीं लिखोगे. वाई? क्योंकि ये है एक इनफॉर्मल लेटर. सब्जेक्ट यू विल राइट इन दी फॉर्मल लेटर्स. सो नाउ आप किससे बिगिन करोगे? जो भी आप अपनी मम्मी को बुलाते हो. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, माई डियर ममा. माँ बोलते हैं, मदर बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, है ना, माता जी, है ना, कुछ लोग आई कहते हैं. तो कितने सारे नाम हैं, आप ऐसे लिख सकते हो. माई डियर ममा करके अपन ने क्या लगाया? एक कॉमा लगाया. छोटी छोटी डिटेल्स पे जो मार्क्स है इन पे ध्यान देना. कट सकते हैं आपके मार्क्स बेटा, कॉमा अपने को लगाना है, ठीक है. देन व्हाट इज द कंटेंट? मैं नहीं चाहूंगी इसको पूरा टीपो. इससे आप जो है बेटा थोड़ा आइडिया ले लो कि मैं कैसे वर्ड यूज कर सकता हूँ, कि आपके दिन में आज क्या क्या हुआ, या फिर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में ऐसा कोई दिन याद कर सकते हो जिस दिन आपको बहुत परेशान होना पड़ा हो. ठीक है भाई, रीड कर लेते हैं. इन दिस लेटर I am giving you a short description of a hectic day that I have spent recently. The school in which I study starts from 8 a.m. I have to wake up early. But one winter's day, I was rather late in getting out of my bed. So I reached school late. I was not allowed to enter in the school as the gate was closed. I rode on my cycle to go to a park with a view for studying there. When I got up to leave for my home, my cycle was gone. अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं मम्मी तो पास में ही है, लेटर क्यों लिख रहा है मम्मी को? तो भाई हो सकता है कि वो हॉस्टल में रहता हो, है ना, होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, वहाँ से वो लेटर लिख रहा होगा. तो क्या बता रहा है कि मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि मेरे हेक्टिक दिन में मैंने जो दिन स्पेंड किया है उसमें क्या क्या हुआ है. तो उसने बताया स्कूल मेरा चालू होता है सुबह 8 बजे से, है ना, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. लेकिन वन विंटर्स डे यानी क्या? सर्दी का मौसम है. तो सर्दी के एक दिन में हुआ क्या भाई? अब सर्दी में कंबल रजाई ओढ़ के बढ़िया सोते हैं तो उठने का तो मन नहीं करता. तो ऐसा ही इनके साथ हुआ. ये जो है इनको उठने में देरी हो गई, तो ये स्कूल भी देर से पहुंचे. अब उनको अंदर जाने को नहीं मिला. क्यों भाई? जो प्यून है स्कूल के, उन्होंने स्कूल का गेट बंद कर दिया, तो इनको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी. ठीक है, तो अब इसने सोचा यार मैं क्या करूं. तो उसने क्या किया? अपनी साइकिल लेके वो एक पार्क में चला गया. आई रोड ऑन माई साइकिल. बेटा ये वर्ड देखना ध्यान से. आपने वर्ड सुना है राइड. राइड मतलब होता है चलाना, साइकिल चलाना, राइड करना. तो राइड का पास्ट टेंस क्या होगा? रोड. यानी भूतकाल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने भूतकाल यानी जो दिन चला गया उसके बारे में बता रहा है. तो राइड मत लिख देना, क्या लिखना है? रोड लिखना है, पास्ट टेंस. ठीक है, तो कैसे लिखा है उसने? I rode on my cycle to go to a park with a view for studying there. देखो पार्क वगैरह में ना बहुत ही सुंदर व्यू होता है, पेड़ होते हैं, शांति होती है, तो वहाँ पढ़ाई करने में मज़ा आता है. तो उसने कहा मैं पार्क चला जाता हूँ. और जैसे ही उसने पढ़ लिया, सब कर लिया, अब बोलता है चलो मैं घर जाता हूँ. तो उसने देखा उसकी साइकिल ही चोरी हो गई. यानी जहाँ उसने अपनी साइकिल पार्क करी थी, साइकिल ही वहाँ से चली गई. भाई आगे देखते हैं क्या हुआ. Perhaps somebody has stolen it when I was deeply engaged my study. यानी जब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, तब शायद कोई उसको चुरा के ले गया. With a heavy heart, I left for home. Heavy heart यानी बोलो मैम दिल भारी हो गया. अरे बोलते हैं ना भारी दिल से, यानी न चाहते हुए भी जब आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो, आपकी साइकिल हो, गाड़ी हो, चोरी हो जाए, तो मतलब दिल ना एक हैवी हो जाता है. एक्चुअल में आप उसको फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं हम, है ना. उसको घर जाना ही पड़ा. But I remembered that I should inform the police. बट उसको ध्यान आया कि यार केस हुआ है तो मुझे पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि मेरी शायद साइकिल वापस मिल जाए. So I went to the concerning police station and registered a case of theft against an unknown person. Thus I spent the whole day in frantic activity. So क्या बोला? मैं concerning यानी जो भी एरिया होगा जहाँ पे चोरी हुई है उस वाले पुलिस स्टेशन में मैं गया हूँ. वहाँ पे एक केस दर्ज कराया. किसका? थेफ्ट का. थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी का केस करवाया. किसके खिलाफ? एक अननोन पर्सन, क्योंकि अब पता तो नहीं है चोरी हुई है. उन्होंने बताया बस कि इस पार्क से मेरी साइकिल चोरी हो गई है. तो उसने बताया दस वर्ड कब यूज करते हैं? कि तो फिर, मतलब आप जब एंड कर रहे हो किसी चीज को. दस
यानी कि आई स्पेंड द होल डे इन फ्रैंटिक एक्टिविटी। फ्रैंटिक यानी भक्ति दौड़ती एक्टिविटी में। पहले बेचारा स्कूल के लिए लेट हो गया, पार गया तो साइकिल चोरी हो गई, फिर पुलिस स्टेशन, इधर उधर उधर उधर, तो बहुत ही ज्यादा उसका हैक्टिक यानी फ्रैंटिक डे गया है। ये आपने पूरा कंटेंट लिख दिया बेटा। क्या करोगे, एक पैराग्राफ और दो पैराग्राफ, एटलीस्ट यू शुड पुट इट अप इनटू 2 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ में पूरी बात बताओगे एंड लास्ट में थोड़ा कंक्लूडिंग नोट रखोगे। एंड एंड कैसे करोगे, यू विल राइट एक साइड पे, राइट साइड पे, विद बेस्ट विशेस, कॉमा करके योर लविंग सन, अपना जो भी नाम है आप लिख सकते हो। और अगर डॉटर होगा, बेटी होगी तो डॉटर लिखेंगे, जितनी भी गर्ल्स हैं दे कैन राइट डॉटर। देखो आपको लेटर में दिया नहीं गया है, यूजुअली क्या होता है कभी कभी लेटर में दे देते हैं कि तुम्हारा नाम जो है अनीता है एंड तुम जो है अपनी मम्मी को पापा को लेटर लिख रही हो। अब यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया है तो आप लविंग सन भी लिख सकते हो, डॉटर भी लिख सकते हो। सो आई होप दिस लेटर इज क्वाइट क्लियर एंड मेरी बात याद रखनी है, कोशिश करोगे खुद से जो है थोड़ा कंटेंट आप इसका बनाओगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। दूसरा भी कॉम्पोजिशन है। दूसरा कॉम्पोजिशन इज बेटा नोटिस राइटिंग। तो आप जो स्कूल कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड देखते हो ना, वहाँ पे जो नोटिस लगते हैं, नोटिस बेसिकली क्यों होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई डांस कॉम्पिटिशन है, कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, या कोई प्ले है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, सेमिनार है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल वाले कैसे देते हैं, नोटिस से। सो एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस to invite the students to watch a play in Hindi. Mention the title of the play, its writer, the venue and the time. अब कह दिया गया है, आप जितने बच्चे वीडियो सुन रहे हो, आप सब क्या हो, आप हो अपने स्कूल की ड्रामा सोसाइटी के सेक्रेटरी। स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं ना, आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, ड्रामा वाले होते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, तो जो ड्रामा सोसाइटी है उसके आप सेक्रेटरी हो। आपको क्या करना है, आपको सभी स्टूडेंट्स को एक नोटिस देना है, नोटिस लगाना है, क्या बताते हुए कि एक प्ले हो रहा है, एक नाटक होने वाला है स्कूल में हिंदी में। अब इंग्लिश में अगेन, लिटरेचर में, कॉम्पोजिशन में अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को बेटा बढ़ा दो, सोच के समझ के अच्छे से। कुछ बच्चे ना डायरेक्ट प्ले इन हिंदी लिखाते हैं, अरे किसी प्ले का नाम लिख दो। ऐसा नहीं है कि जो प्ले एक्चुअल में हो उसी का नाम लिखना है, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, आपको सिर्फ क्रिएटिव करना है, ठीक है। तो कोई आपके स्कूल में एक नाटक होने वाला है हिंदी में, तो उसके लिए आपको सबको इन्वाइट करना है। मेंशन द टाइटल ऑफ द प्ले, आपको क्या करना है, प्ले का टाइटल जो शीर्षक है, हेडिंग है, उसे बताना है। राइटर बताना है कौन है, वेन्यू एंड टाइम। कॉमन सेंस लगाया करना जब नोटिस लिखो कि यार तुमको किसी को इनवाइट करना है तो सब बताना पड़ेगा ना कि प्ले किसके बारे में, अच्छा इसने लिखा है, अच्छा वेन्यू क्या है, आना किधर है, और टाइम क्या है, तो ये सब आपको मेंशन करना चाहिए। चलो भाई, कमिंग टू नोटिस का फॉर्मेट ध्यान से देखो। यहाँ पे एक बॉक्स बना है, दिमाग में अपने बात बिठा लो। कभी भी नोटिस राइटिंग करोगे, पूरा नोटिस आपको एक बॉक्स में बनाना है। सो आप पेंसिल और स्केल बिल्कुल साथ में लेके रखना। इंग्लिश में आपको एक पूरा बॉक्स बनाना है एंड इसी बॉक्स के अंदर आएगा आपका नोटिस। शुरुआत में सेंटर में आप क्या लिखोगे, स्कूल का नेम, स्कूल हो या जो भी इंस्टीट्यूट हो आपका, है ना। अभी आप स्कूल में हो तो आप स्कूल का नाम लिख देना। जैसे हमने लिखा है कार्मल हाई स्कूल पटना, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा। उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में बीच में ही, सेंटर में ही आपको एक बड़ी हेडिंग लिखनी है, नोटिस विद इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल बड़े बड़े अक्षरों में, NOTICE, नोटिस लिखना है। इतना किया, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। इन द थर्ड लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तीसरी लाइन में लेफ्ट साइड में, बेटा ये लेफ्ट है, समझ रहे हो कि नहीं, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखनी है, डेट। और डेट ऐसे ऐसे करके मत लिखना, कोशिश करना कि डेट जो है आप पूरी लिखेंगे, 2 अप्रैल 2022। अगर मार्च हो तो आप लिख सकते हो 4 मार्च, पूरा आपको वर्ड्स में लिखना है 2022, क्लियर है। यहाँ पे आपने डेट लिखी, ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन। अब फोर्थ लाइन में फिर से सेंटर पे आ जाओ बेटा, क्या लिखोगे, क्या बताया था कि आपको प्ले के बारे में बताना है, तो आप बता सकते हो ओपन हाउस प्ले, यानी नोटिस देखते ही समझ आ जाए अच्छा किसी नाटक की बात है, ठीक है। ओपन हाउस प्ले आपने लिखा, अब आप कंटेंट स्टार्ट करोगे इसका। अगेन नोटिस राइटिंग में एक चीज याद रखना, ये बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज यानी क्या, शॉर्ट एंड स्वीट। इसमें आपको कथाएं नहीं लिखनी है जैसे आप लेटर में लिखते हो, आपको सिर्फ नोटिस में सिर्फ बातें बतानी है, जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी हो उतनी, कम से कम वर्ड्स में, ठीक है।
जैसे इसमें कैसे लिखा है अच्छे से समझना। द ड्रामा सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्रामा इन हिंदी ऑन 10th April, आपने डेट दे दी, एट 6 PM इन दी स्कूल हॉल, और बता भी दिया कहाँ पे होगा, स्कूल के हॉल में। द प्ले इज, अब प्ले का नाम आप अपने मन से बना के बिल्कुल लिख सकते हो। प्ले क्या है, सत्य हरीश चंद्र, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, बाय, बाय यानी आपने नाम भी बताया है, भारतेंदु हरीश चंद्र। All the students of our school are cordially invited to watch the play. Cordially यानी दिल से हम आपको invite करते हैं play watch करने के लिए। कितना प्रिसाइज था, सभी बातें कह दी उन्होंने इन कुछ 4-5 लाइंस में। तो जब भी आप नोटिस लिखें, याद करना इसी टाइप का आप थोड़ा अच्छा सा फॉर्मेट लेके लिखें। एंड एट द एंड डोंट फॉरगेट, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे, आपने यहाँ तक एंड किया, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपनी पोजीशन लिखनी है। जैसे अभी आपको क्या बताया था, आप सेक्रेटरी हो तो आपने लिखा सेक्रेटरी, अगर आप कैप्टन हो तो कैप्टन लिख सकते हो। पहले सेक्रेटरी लिखा, उसके नीचे अपना नेम लिखा, देन उसके नीचे अपनी क्लास लिखी। सो आई होप दिस फॉर्मेट फॉर नोटिस इज क्लियर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। एंड कोशिश क्या करो, राइटिंग स्किल्स में बेटा आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो, तो कोई भी गलती मत करना। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लास्ट पार्ट में कुछ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो डिक्शनरी यूज़ है, काफ़ी छोटा सा ये चीज़ है भाई। डिक्शनरी यूज़ यानी क्या, कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं और वो आपको गलत स्पेलिंग में दिए गए हैं, आपको सही स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो आपको कितने 6 वर्ड्स दिख रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट वर्ड से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताने से पहले ही सबको आंसर आ जाना चाहिए। नंबर 1 फैंटास्टिक लिखा हुआ है। अब एक बात ध्यान से समझना, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम इसमें सी लगा दो, ऐसा लगा दो। बेटा पहले अच्छे से देखना, वर्ड को देखना अच्छे से। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पूरी स्पेलिंग सही हो, जैसा पहले वाले में है FANTASTIC, पूरी स्पेलिंग करेक्ट है, आपको कुछ भी सही नहीं करना है। फैंटास्टिक की स्पेलिंग यही होती है। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर 2 एंसेस्टर्स। अब एंसेस्टर्स मैंने बताया था पूर्वज हैं। एंसेस्टर की स्पेलिंग में याद रखना, यहाँ पे एस की जगह सी होगा, बाकी पूरी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ANCESTORS एंसेस्टर्स होगा, यहाँ पे एस की जगह क्या होगा, सी होगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। नंबर 3 कॉम्प्लेंट। ये क्या कह रहा है, कंप्लेंट कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती करी गई है। कंप्लेंट यानी किसी की शिकायत करना, तो COMPLAINT होती है कंप्लेंट की करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड ग्रेटफुली। अब इनमें से कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे मैम सही तो है, बिल्कुल नहीं। आप जब ग्रेट वर्ड लिखते हो, महान, तो ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है, GREAT। लेकिन बेटा जब ग्रेटफुली लिखोगे तो ये वाला ग्रेट नहीं लगेगा, तब आप लिखोगे GRATE and then FULLY. This is the correct spelling of grateful. Coming to next लिखा है 90। अब 90 में ये लोग शायद इनको भूख लगी थी तो ये ई खा गए हैं। आपको 9 लिखना है, NINE then TY, 90 यानी 90। ऑलराइट, चलिए लास्ट इज ग्रांटेड लिखना चाह रहे हैं ये। ग्रांटेड, ग्रांटेड यानी किसी को कुछ दे देना, तो GRANTED, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रांटेड, किसी को देना, ग्रांट करना। सो आई होप ये आपने अपनी बुक्स खुली रखी हैं और उसमें नोट डाउन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद द मीनिंग्स इन कॉलम B। तो आपकी बुक में ये दिया होगा, A कॉलम दिया है और B कॉलम दिया है। A कॉलम में बेटा आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उन्हीं वर्ड्स के कॉलम B में दिए हैं, लेकिन ऊपर नीचे करके। तो हम हर एक वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद करना एंड उन्हें मैच करते हैं। चलो आ जाओ, पहला वर्ड क्या दिया है बेटा, नोशन। अब नोशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नोशन का मतलब होता है एक आइडिया होना, है ना। जैसे आपको अगर याद हो अच्छे से आपका जो है ऐसे, तो उसमें क्या बोला था कि जो हमारे एल्डर मर्चेंट थे, जो कौन मर्चेंट थे, हिज वाइफ had this fantastic notion of spending 10 euros on a holiday। तो fantastic notion यानी आइडिया होना। तो नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ये वाला, एन आइडिया। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है।
वन का क्या है, नोशन का आंसर है एन आइडिया। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड वर्ड पे आते हैं। सेकेंड वर्ड इज डिस्पेयर, DESPAIR। डिस्पेयर का मतलब होता है बहुत ही, बोलते हैं ना, कोई उम्मीद नहीं रही जीवन में, है ना। जैसे वो कॉर्न मर्चेंट था, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, बहुत ही परेशान था वो। तो डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, होपलेसनेस। सो डिस्पेयर को हम क्या मार्क करेंगे, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। ठीक है, ऐसे साइड में ये नहीं लगाती हूँ, सिर्फ 2 लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए थर्ड वाला आते हैं, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब क्या, किसी का कोई उदाहरण देना, किसी का कोई उदाहरण देना। तो इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, दैट इज नंबर 3। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। कमिंग टू नंबर 4, ग्रेटफुली। पीछे ही हमने इसकी स्पेलिंग करेक्ट करी थी। ग्रेटफुली यानी क्या होता है यार, बहुत ही ज़्यादा आपको किसी के प्रति अच्छी भावना हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं ग्रेटफुली, है ना, सम्मान वाली बात है। बहुत ही अच्छा लगा, इट वॉज आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज ग्रेटफुल दैट आई मेट यू, है ना। तो ग्रेटफुली का मतलब क्या है, विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये आ जाएगा नंबर 4। फिफ्थ इज ट्राइब। ट्राइब की हम बात कर चुके हैं। ट्राइब का मतलब होता है वो लोग जो एक ही कम्युनिटी के हों। जैसे राइटर हैं हमारी इसी ऐसे के, वो खुद को क्या कहते थे, आई कम फ्रॉम अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। तो उन लोगों की कम्युनिटी से आते हैं। तो ट्राइब यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस। तो ये हो गया नंबर 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इजी, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है एक प्री कंसीव्ड आइडिया। प्री कंसीव्ड आइडिया का मतलब क्या बेटा, कि मैंने पहले से ही सोच रखा है कि ये इंसान ऐसा ही होगा, या किसी के बारे में कोई उल्टी सोच ही रखी है। दैट इज बेसिकली प्रिजुडिस। सो आई होप आपने इसी तरीके से मैच कर लिया है। ऑलराइट, सो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, द पेस फॉर लिविंग के क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्पोजिशन एंड कुछ मैच द कॉलम्स देखे हैं हमने। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। और बेटा समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, ताकि मेरा भी जो है मोटिवेशन बना रहे। इसी के नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं बुक का लास्ट जो कि चीज़ है, चैप्टर 1 का, दैट इज ग्रामर सेक्शन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो को अपन बने रहना है बिल्कुल। और मैग्नेट ब्रेन्स पता ही है यार, एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन 7 से लेकर 12th क्लास तक हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे। इंग्लिश मीडियम चैनल भी है भाई, यूपी, बिहार बोर्ड, CBSE सब देखने को आपको मिलता है। तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको रेफर करना। एंड अगेन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सभी आई थिंक कोई ना कोई सोशल मीडिया पे तो होगे ही। सो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। लास्टली एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ फिर से, कि बुक्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलती है। ई बुक्स यानी आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हो, एंड बुक्स यानी फिजिकली आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दी है, लिंक में फॉर्म है, सबमिट कीजिए। देन हमारी जो है एमई की टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।